हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिनके प्रश्न अभ्यर्थियों को यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा से कंफ्यूज करता चला आया है, क्योंकि आपके जो जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान है, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आपको फैक्चुअल बेसिस पर होते हैं, यानी कि इनका एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस होता है, और जिसकी वजह से ये अभ्यर्थियों को परेशान और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स होते हैं वो भी उनसे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को सही तरीके से अटेम्प्ट कैसे करें, तो हम इसी क्रम में यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जनरल साइंस आपको आज पढ़ाएंगे, जिसमें से जो क्वेश्चंस हैं आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके पीसीएस, आरओ या एआरओ और साथ ही साथ लोअर पीसीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये आपका एक तरीके से गेनिंग पार्ट है जो आपके एग्ज़ाम्स में आपके मार्क्स को अच्छा और बेहतर बना सकता है। तो चलिए इसी क्रम में आज हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का टॉपिक उठाते हैं, और आज का टॉपिक है राशियाँ यानी कि क्वांटिटीज। और कैसी क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के बारे में जैसा कि आपने सुना है कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं जो फिजिक्स यानी कि भौतिकी में यूज होते हैं, उन सारी क्वांटिटीज यानी कि राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। और इन भौतिक राशियों को कुछ भागों में भी बांटा गया है, और वो भाग आपके कौन कौन से हैं, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलभूत राशियों की। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? मूलभूत राशियों की। एंड उसके बाद हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की। तो आज का जो सामान्य विज्ञान का टॉपिक है वो है हमारा भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ यानी कि हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, और इन्हीं के बेसिस पर हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ मुख्यतः दो तरीके की होती हैं। एक होती है मूलभूत राशियाँ, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। और यहीं पर दूसरा है आपका, वो है, इनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ जिन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। और साथ ही साथ तीसरा आपका ये है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पूरक राशियाँ आपकी मुख्यतः दो हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मूलभूत राशियों की यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके कितने हैं? 7 हैं। इनके नंबर्स कितने हैं? 7 इन नंबर्स यानी कि 7 हैं। और ये मूलभूत राशियाँ किसी और राशियों से मिलकर नहीं बनती हैं, इसीलिए इनको हम मूलभूत यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। तो चलिए आते हैं ये 7 मूलभूत राशियाँ कौन सी हैं। इसके बाद हम आएंगे किस पे? व्युत्पन्न राशियों पे, और साथ ही साथ पूरक राशियों पे भी आएंगे। व्युत्पन्न राशियाँ
वह राशियां हैं जो किस पे डिपेंड होती हैं या किस पे निर्भर होती हैं, मूलभूत राशियों पर निर्भर होती हैं। और साथ ही साथ ये इनका जो मात्रक है यानी कि इनकी जो यूनिट्स है वो भी मूलभूत राशियों के मात्रक से ही पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलभूत राशियों की। मूलभूत राशियां कितनी हैं? टोटल 7 हैं। और इन 7 मूलभूत राशियों को हम क्रमशः कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहला लंबाई, देन इसके बाद द्रव्यमान। लंबाई को हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। द्रव्यमान को हम मास कहते हैं। देन आपका समय अर्थात टाइम। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के बाद आपका परम ताप यानी कि तापमान, इसे हम परम तापमान भी कह सकते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और आपका ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपके टोटल कितने हो गए? 6। और एक आपका है जैसे हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? तो यहाँ पे जो मूलभूत राशियां हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है? 7 हैं। सबसे पहला आपका लंबाई यानी कि लेंथ, देन द्रव्यमान यानी कि मास, फिर आपका समय, फिर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, फिर परम तापमान एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आपका आखिरी है वो है पदार्थ की मात्रा, जैसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका मूलभूत राशियां कितनी हैं? 7 हैं। आपको ऑप्शंस में ऐसे देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत राशि है, जिनमें से 3 व्युत्पन्न दे देगा और एक आपका दे देगा मूलभूत राशियां। ठीक है, तो मूलभूत राशियों की अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी, इनकी मतलब क्वालिटी क्या है? ये इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। मतलब इनके निर्माण में किसी दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लंबाई को जनरली स्मॉल l या कैपिटल L से, मास को स्मॉल m या कैपिटल M से, समय को स्मॉल t से। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि करंट को स्मॉल i या कैपिटल I से। परम ताप जब भी कहीं लिखा हो तो तापमान और एक होता है परम तापमान, तो परम तापमान हमेशा केल्विन में लिया जाता है, वहीं पे तापमान हमेशा डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है। तो जब भी कभी परम तापमान कहीं लिखा हो तो उसको हमेशा कैपिटल T से दिखाते हैं, ऑलवेज कैपिटल T। ज्योति तीव्रता, इसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को Li से हमने डिनोट किया है। और साथ ही साथ पदार्थ की मात्रा, जिसको हम किससे? N से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो चलिए ये हो गया मूलभूत राशियां। कितने हो गए? फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 हो गए। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि मूलभूत राशियों के मात्रक को हम क्या कहेंगे? मूलभूत मात्रक। तो अब हम यहीं पे मूलभूत मात्रक की बात कर लेते हैं यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स। भाई मूलभूत राशियों के मात्रक को ही क्या कहेंगे? मूलभूत मात्रक कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके मूलभूत मात्रक क्या हैं। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई का जो मूलभूत मात्रक है इन सिस्टम, कौन से सिस्टम में? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में। आपको बताया तो मात्रक की भी पद्धतियां हैं यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 4 सिस्टम्स हैं। उनमें से पहला है MKS, दूसरा है, एक है इनमें से MKS, दूसरा है
CGS, तीसरा है FPS और एक है SI सिस्टम, ठीक है। तो MKS जो है इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, F को फुट पाउंड और सेकेंड, और यहाँ पे SI को हम कहते हैं मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये आपके क्या है, मात्रक की पद्धतियाँ। तो इनमें से हम कौन सा MKS में जो फंडामेंटल यूनिट्स है इनका मान लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। लंबाई की जो MKS में यूनिट है वो है फंडामेंटल यूनिट, ये है मीटर। ऐसे ही द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, आपका समय का मात्रक सेकंड है, और ये तीनों यूनिट ऑफ सिस्टम में है, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है, यानी कि MKS, CGS, FPS और SI में भी हम यही लेके चलते हैं, ठीक है। विद्युत धारा, इसका क्या है, एम्पियर। समय, यहाँ पे परम तापमान यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका क्या होता है, केल्विन, और यहीं पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, ठीक है, मोल। तो ये हो गया मीटर, इसको सिंबल लिखते हैं स्मॉल m से, किलोग्राम को kg, देन आपका सेकंड S से लिखा जाता है, एम्पियर को कैपिटल A से, केल्विन को कैपिटल K से, कैंडेला को CD से, और यहाँ पे मोल को आप MOL ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि मूलभूत मात्रक भी हो गए। तो मूलभूत राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, मूलभूत मात्रक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं, जिसे हम नाम देते हैं व्युत्पन्न राशियां। कैसी राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और सीधे सीधे आपको पता है कि नाम से ही पता चल रहा है व्युत्पन्न राशियां यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो ऐसी राशियों के निर्माण में मूलभूत राशियों का योगदान होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां ही मूलभूत राशियां से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। यानी कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं यानी कि डेराइव क्वांटिटीज हैं, ये आपके मूलभूत राशियों से मिलकर बनती हैं। तो चलिए अब हम अगले राशि पे चलते हैं। दूसरा हमारा है, ये है व्युत्पन्न राशियां, जिसे हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब जैसे कि आपने पढ़ा है वेग, तो वेग यानी कि वेलोसिटी, इसको हम लिखते क्या हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। और जैसा कि आपको पता है विस्थापन का मतलब सबसे मिनिमम दूरी, किसी दो बिंदुओं के बीच की सबसे मिनिमम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि न्यूनतम दूरी किसी दो बिंदुओं के बीच जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे विस्थापन बटे समय, ये किसके लिए हो गया, आपके वेलोसिटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका मूलभूत राशि है जो किससे मिलता है, लंबाई से, और ये भी आपका मूलभूत राशि है यानी कि समय हो गया। तो दोनों से मिलकर ही क्या बना है, वेग यानी कि वेलोसिटी। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से व्युत्पन्न राशि है। ऐसे ही मान लेते हैं त्वरण, त्वरण मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, आपने मंदन नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो त्वरण और रिटार्डेशन यानी कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन यानी कि मंदन, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों लगभग सेम क्वांटिटीज हैं, बस एक यहाँ पे वेलोसिटी को इंक्रीज करता है तो रिटार्डेशन यहाँ पे वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। यानी कि जब आप बाइक या कोई भी व्हीकल चलाते हैं यानी कि वाहन चलाते हैं तो एक्सीलरेटर जब आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उससे
जो आपका व्हीकल है यानी कि वाहन है उसको एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण मिलता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। यहीं पर जैसे ही आप कोई ब्रेकर देखते हैं, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पहिए पर रिटार्डेशन अप्लाई हो जाता है, जिससे कि आपकी वेग घट जाती है यानी कि वेलोसिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, बट साइन का डिफरेंस होता है। एक अगर स्पीड अप कर रहा है तो एक उसको रिटार्ड कर रहा है, और ऐसी राशियां डायरेक्शन के बेसिस पर होती हैं, इसीलिए इनको हम वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं। वेग हो गया विस्थापन बटे समय, ये भी आपका मूल राशियों से मिलकर बना है। अब यहाँ पे त्वरण की बात करें तो त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन की दर। इसको हम क्या कहते हैं? त्वरण को हम क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और आपको वेग परिवर्तन की दर लिखना है तो इसका मतलब हो गया, ऊपर लिखेंगे वेग परिवर्तन बटे, यहाँ पे क्या करेंगे? समय से डिवाइड करेंगे। तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये क्या है? वेग परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? वेलोसिटी, ये हो गया। और यहाँ पर ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि समय। तो ये हो गया आपका। अब अभी आपने पढ़ा वेग परिवर्तन, और वेग को भी अभी पढ़ा आपने कि विस्थापन बटे क्या होता है? समय। तो वेग परिवर्तन जब निकालेंगे तो वहाँ भी विस्थापन और समय ही रखेंगे। यानी कि वेग जो है ये भी आपका मूलभूत राशियों से मिलकर बना है, और मूलभूत राशियों में अगर इसको हम तोड़ दें तो यहाँ पे आप देखेंगे त्वरण भी आपका किससे मिलके बना है? मूलभूत राशियों से मिलके बना है। तो ये त्वरण भी आपका कैसा हो गया? यहाँ पर किसका काम करेगा? व्युत्पन्न राशि का। ऐसे ही बल की बात करें तो बल यानी कि फोर्स, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसा कि द्रव्यमान ये आपका मूलभूत राशि है, और मूलभूत राशियों में आपका द्रव्यमान मैंने अभी लिखवाया था सेकंड नंबर पे, और वहीं पे त्वरण मूलभूत राशियों से मिलकर बना है। यानी कि अगर त्वरण को ओपन करें तो मूलभूत राशि में टूट जाएगा, तो ये भी मूलभूत राशि से मिलकर बना है, और यहाँ पे द्रव्यमान तो मूलभूत राशि है ही। तो इस हिसाब से जो बल है ये व्युत्पन्न राशि कहलाएगी, क्योंकि इसके निर्माण में यानी कि बल यानी कि फोर्स के निर्माण में कैसी राशियों का यूज हुआ है? मूलभूत राशियों का प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गया? ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनका हम नाम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं ऊर्जा, ठीक है, आप पढ़ते हो कार्य यानी कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी, कार्य मतलब वर्क, संवेग, आवेग यानी कि मोमेंटम और इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज आप देखते हैं, मतलब 7 क्वांटिटीज को छोड़ के यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के जितनी भी आपकी क्वांटिटीज हैं वो सबके सब आपके कैसे हैं? व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आते हैं, और वो उनका निर्माण इन्हीं राशियों से होता है। क्लियर हो गया? और साथ ही साथ आप यहाँ पर पूरक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरक राशियां मैंने कितनी बताई थी? 2 बताई थी। और वो पूरक राशियां, 2 जो पूरक राशियां हैं इनमें से एक का नाम है कोण और एक का नाम है घन कोण। तो एक पूरक राशि क्या है? कोण, और एक क्या है? घन कोण है। तो यहाँ पर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो तीसरा पार्ट था हमारे भौतिक राशियों के विभाजन यानी कि भाग का, वो है आपका पूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो अगला आपका वो है तीसरा है, जिसे हम नाम क्या देते हैं? पूरक राशियां। जैसे और भी नाम क्या देते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे हम नाम क्या देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये हो गए क्वांटिटीज।
ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री पूरक राशियाँ कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आपका कोण, जिसे हम एंगल कहते हैं और इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। यहीं पे दूसरा है जिसे हम कहते हैं घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल, और इसे हम ओमेगा से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। कोण यानी कि एंगल, और एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस यानी कि चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या ये हो गया, यानी कि आर्क अपॉन रेडियस, तो ये हो गया। और यहीं पे जो आप कोण की यूनिट लिखते हैं, ये यूनिट होती है, इसकी यूनिट यानी कि मात्रक, ये है रेडियन। क्या है? इसको हम कहते हैं रेडियन, और शॉर्टकट में इसको RAD से लिखा जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी में सबसे पहला क्या है? कोण, और दूसरा क्या है? घन कोण। कोण को हम क्या लिखते हैं? कोण बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो ये हो गया आर्क अपॉन रेडियस। और यहीं पे आप इसको क्या लिखते हैं? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी कि चाप बटे त्रिज्या, और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन, और रेडियन को हम शॉर्टकट में किससे लिखते हैं? RAD से। यहीं पे घन कोण की जो यूनिट होती है इसको हम किससे लिखते हैं? स्टेरेडियन से। किससे लिखते हैं? स्टेरेडियन। ये हो गया स्टेरेडियन, और इसको शॉर्टकट में SR से लिखा जाता है। इसको शॉर्टकट में किससे लिखते हैं? SR से लिखते हैं। तो ये हो गया स्टेरेडियन, और यहाँ पे इसको शॉर्टकट में SR से लिखा जाता है। तो ये हो गया घन कोण यानी कि ओमेगा, और ओमेगा को लिखने का फॉर्मूला होता है DA अपॉन R²। डी ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन R²। घन कोण आपका गोले के लिए अप्लाई होता है, यानी कि स्फेयर के लिए, जहाँ पे कुछ एरिया हो, और यहीं पे कोण आपके ज़्यादातर वृत्त यानी कि सर्किल के लिए अप्लाई हम करते हैं, जिसमें हमको चाप मिलता है और त्रिज्या यानी कि आर्क और रेडियस मिलेगा। और यहीं पे अगर हम गोले की बात करेंगे तो गोले का कुछ ना कुछ एरिया, यानी कि जैसे ये गोला है तो इसका इतना एरिया हम ले लें, और ये सेंटर है यानी कि केंद्र है, तो इस केंद्र पर ये जो एरिया है DA और ये रेडियस कितना है R, तो इस एरिया द्वारा इस गोले के सेंटर पर जितना कोण बनाया जाएगा इसी को हम कहते हैं डी ओमेगा। क्या कहते हैं? डी ओमेगा कहते हैं, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है वो समझिए कि सबसे पहले सिंपल सा ये है कि मूलभूत राशियाँ कितने हैं? 7 हैं। आपके व्युत्पन्न राशियाँ, इन 7 राशियों और 2 पूरक राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियाँ सबके सब आपके व्युत्पन्न राशियाँ हैं, क्योंकि उनके निर्माण में फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हुआ है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपके मैंने कई सारे यूनिट्स के नाम बताए, जैसे कि बल, आपका वेग, त्वरण, ऊर्जा, कार्य, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, ठीक है, आपका गुरुत्वीय त्वरण, ये सब के सब जितने भी हैं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़कर सभी के सभी कैसे होते हैं? व्युत्पन्न राशियों में आते हैं। और यहाँ पर आपका जो पूरक कोण है, यानी कि जो हम कहते हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी कहते हैं, उसमें 2 हैं, कोण और घन कोण। कोण का यूनिट क्या होता है? रेडियन, और यहीं पे घन कोण का यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, फार्मूला भी मैंने लिख दिया है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका हो गया क्वांटिटीज के टाइप्स। अगर हम दिशा के आधार पर क्वांटिटीज को विभाजित करें तो राशियाँ 2 तरीके की होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अगर उसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा भी पाई जाए या नहीं पाई जाए तो दिशा के आधार पर राशियाँ 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी राशियाँ? एक सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में। और आपके जो व्युत्पन्न राशियां हैं और पूरक राशियां हैं, इन सब में से अगर हम बात करें तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं तो उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका सदिश राशि और एक है आपका अदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। दिशा के आधार पर राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सदिश राशियां,
और दूसरा अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, दूसरा अदिश राशियाँ, और एक और राशि है जिसको हम टेंसर कहते हैं, टेंसर या टेंसर, ठीक है। सदिश राशियों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशियों को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सदिश राशियाँ। नाम से ही पता चल रहा है, सा मतलब साथ, जैसे आप कहते हैं सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाला, तो जहाँ पे भी सा लगा होता है वो पॉजिटिव वे में लिया जाता है। तो यहाँ पे सदिश का मतलब हुआ सा मतलब साथ, दिश मतलब दिशा। तो हमेशा देखिए कोई भी राशि है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, वो तो होना ही चाहिए। एक तो उसकी आंकिक मान और उसके साथ उसका यूनिट, तो जिसे हम कहते हैं परिमाण। यानी कि कोई भी राशि है, यानी कि कोई भी क्वांटिटी है, उसमें उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो उस राशि को हम कैसे व्यक्त करेंगे? व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हमेशा रखिए कि चाहे सदिश राशि हो, चाहे ही अदिश राशि हो, या चाहे ही टेंसर हो, सब में परिमाण की यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे सदिश राशियों की, जिसमें पहले क्या लिखा है? नाम देखिए इसका, सा मतलब साथ, और दिश मतलब दिशा यानी कि डायरेक्शन। तो ऐसी राशियाँ जिनमें डायरेक्शन होना आवश्यक है यानी कि दिशा होना आवश्यक है, साथ ही साथ उन राशियों में परिमाण भी होना चाहिए और सदिश बीजगणित का अनुपालन करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सदिश राशियों के लिए मुख्यतः 3 पॉइंट याद रखिए, पहला है सबसे मेन चीज वो है, इनमें क्या होनी चाहिए? दिशा होनी चाहिए यानी कि डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे अगर देखें तो दिशा के साथ साथ इनके पास परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? परिमाण यानी कि वैल्यू। जैसे कि वेलोसिटी है तो हम बोलते हैं कि राम कोई बाइक लेकर यानी कि गाड़ी लेकर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 20 मीटर या 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो उत्तर दिशा भी ऐड हुआ है और 20 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे क्या है? उसका परिमाण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया दूसरा क्या हो गया? मेन परिमाण। पहला दिशा होना चाहिए, दूसरा इसमें परिमाण होना चाहिए, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करना चाहिए। सदिश बीजगणित के नियम का पालन करना चाहिए, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आपका जो मैथ है यानी कि जो मैथ्स है आपका मैथमेटिक्स, आप मैथ्स के अंतर्गत यानी कि गणित, अंक गणित के अंतर्गत आप जो अलजेब्रा पढ़ते हैं वो बीजगणित वो अलग है, और जब हम वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं यानी कि वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर्स में दिशा का रोल है, तो वहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, जिसमें सदिशों का योग, सदिशों का घटाव और साथ ही साथ इनका गुणन ये भी देखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित के अंतर्गत आता है। तो ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा हो, परिमाण हो यानी कि मैग्नीट्यूड हो, सदिश बीजगणित के नियम का पालन करें, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? कैसी क्वांटिटीज? सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग तो बहुत सारी ऐसी राशियाँ जो सदिश राशियाँ, जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे और भी हैं, बल आघूर्ण। तो ये सब के सब आपके क्या हैं? सदिश राशियों यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अदिश राशियां। अदिश राशियों के बारे में चलो हम देख लेते हैं। अदिश राशियां ऐसी राशियां हैं जिनमें नाम से पता चला आ मतलब होता है अब्सेंट, नहीं है, दिश मतलब दिशा। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू सिर्फ हो। दिशा की आवश्यकता
दिशा। तो जैसा कि आपको पता है स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियाँ वह होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, और यहीं पर इनमें दिशा की ज़रूरत यानी कि डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इसी वजह से हम अदिश राशियों को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि इसके ऊपर एरो का साइन नहीं लगाते। एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल में चाल हो गया, समय, द्रव्यमान, ऐसे ही आपका दूरी, विद्युत विभवांतर जिसको हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा घरों में जो सप्लाई आती है उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट की सप्लाई, तो वो वोल्टेज जो है विभवांतर है, वो भी एक अदिश राशि है। कार्य, ऊर्जा, ठीक है, ये हो गया आपका कैसी राशियाँ, अदिश राशियाँ। साथ ही साथ आपका ये इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा भी यहाँ पे क्या है, अदिश राशि के अंतर्गत आता है। यहीं पे टेंसर राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जो ना तो सदिश हैं और ना ही अदिश हैं। तो ना ही सदिश हैं और ना ही अदिश हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, टेंसर राशियाँ कहते हैं। जिनका उदाहरण क्या है आपका, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि इसको हम हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। क्या नाम देते हैं, जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो ऐसी राशियों को टेंसर कहते हैं, यानी कि ना तो ये सदिश राशि और ना ही अदिश राशि हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको सामान्य विज्ञान का टॉपिक राशियाँ बताया, जिसमें से मैंने आपको मूलभूत राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियों के साथ साथ सदिश और अदिश राशियों और टेंसर राशियों के बारे में बताया। आगे का लेक्चर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।